हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर आरपीएससी आरएसएसबी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं साइंस पेपर यहाँ पर 2013 सेकंड ग्रेड का। जो साथियों ये जो पेपर है 2013 का है, जिसमें अभी तक अपन ने 2-3 पार्ट यहाँ पर डाल दिए गए हैं। आप उन पार्टों को जरूर देखें, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। तो साथियों, मैं यहाँ पर डील करता हूँ आपके साथ आरपीएससी की जो पीवाई क्वेश्चंस हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं साथियों, मैं उनको आपके सामने लेकर आता हूँ छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, जो छोटे छोटे वीडियो हैं 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के, ये आपकी तैयारी में साथियों बहुत ही धारदार सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि आपकी बहुत मदद इनको मिलेगी। और इससे अच्छे अच्छे प्रश्नों की आपको यहाँ पर जानकारी होती है कि किस प्रकार प्रश्न आरपीएससी में पूछे जाते हैं, आरपीएससी के एग्जाम में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू कर रहे हैं आज का ये वीडियो। तो अब तक साथियों अपन यहाँ पर 30 प्रश्न अब तक अपन कर चुके हैं। अगर 31वें प्रश्न से साथियों अभी तक अपनी यहाँ पर बायोलॉजी का एक पोर्शन जो साथियों अपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं, आज अपन केमिस्ट्री के पोर्शन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो है, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 4 से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या है। यानी कि साथियों इन्होंने जो दिया है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पर अपन से पूछ रहा है, और साथ में जो दिया है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 4 यहाँ पर इन्होंने दिया है। यानी कि n का मान इन्होंने 4 दिया है, और क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ऑर्बिटल की संख्या। अब साथियों, आप सबको अच्छे से पता है कि जब मुख्य क्वांटम संख्या दी हुई होती है, यानी कि n दी हुई थी, तो n के अंदर एक पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है कि फला फला क्वांटम संख्या वाली कक्षा में, फला मुख्य क्वांटम संख्या वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। और आपको ध्यान है कि एक कक्षक जो है, यानी कि मेरा एक कक्षक है, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मेरे दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या समान चक्रण के या विपरीत चक्रण के? विपरीत चक्रण के। तो ये दोस्तों इस प्रकार कुछ विपरीत चक्रण के एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और दोस्तों सर्वविदित है कि मेरे दोस्तों जो अपना यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n²। कितने होते हैं? 2n²। तो साथियों यहाँ पर बात करें, n बराबर कितना दिया है? 4। तो साथियों 4 जब यहाँ दिया है तो यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो यहाँ पर हो जाएंगे 4 का स्क्वायर इंटू 2। और बात करें यहाँ पर कक्षकों की संख्या, तो क्या पूछ रहा है? कक्षकों की संख्या, तो 2 को हटा देंगे। तो साथियों कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? n का स्क्वायर। यानी कि जब n दिया हो और कक्षकों की संख्या पूछी हो तो कैसे निकालेंगे? n² से। तो n बराबर यहाँ पर कितना है मेरे दोस्तों? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने मिलेंगे अपन को? 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, यानी कि 16 कक्षक यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 4 में अपन को मिलेंगे। तो साथियों ये था पहला प्रश्न जो कि अपन ने बड़े आसानी से समझा। अगला प्रश्न साथियों वो है यहाँ पर, द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग सम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर इज। तो यहाँ पर साथियों स्पीसीज का वह युग्म जिसमें बंध क्रम समान है। एक रामबाण, आप यहाँ पर रामबाण संबंध समझ लेना बंध क्रम का। बंध क्रम साथियों जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, वो साथियों सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एक समान होता है। क्या क्या मेरे दोस्तों? जो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उस जोड़े में एक समान बंध क्रम मिलेगा। तो आपको कहीं निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप देख लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मेरे दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 और Cl2 में क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? क्या नहीं है मेरे दोस्त? क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक अलग है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक अलग है। जब परमाणु क्रमांक अलग होंगे तो क्या इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी? क्या नहीं होगी। O2 2+ में देखें और F2 2+ में देखें तो मेरे दोस्तों यहाँ पर इसमें तो साथियों 18 है, और इसमें बात करें तो यहाँ पर 16 30 16 से 2 में तो 14। तो यहाँ पर भी ये दोनों क्या सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? क्या नहीं है मेरे दोस्तों। लेकिन बात करें साथियों तीसरे में, तो यहाँ पर जो है मेरे दोस्तों दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन में और क्लोरीन में, सॉरी ऑक्सीजन दोनों में बराबर है। नाइट्रोजन और यहाँ पर कार्बन में देखा जाए तो साथियों नाइट्रोजन में एक प्लस होता है, तो यहाँ पर ONO+ लग गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इधर कम हो गया। तो इधर देखें साथियों, और इधर 8 से 14 इलेक्ट्रॉन इसमें है, और 14 इलेक्ट्रॉन ही इसमें है। लेकिन बात करें साथियों चौथे ऑप्शन में आप देखें तो यहाँ पर दोनों में इलेक्ट्रॉन समान नहीं आता। ये दोनों सम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी हुई? ये हुई। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, तो उसमें बॉन्ड पेयर भी समान। ये एक रामबाण लाइन है जो कि आपके प्रश्नों को आसान बना देती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3 NO+, यानी कि NO+ और CO में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? समान होगा। तो साथियों आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल है। इसमें पूछा गया है कि मेथेन के x मोल के दहन से 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्त की जाती है, तो x का मान क्या है?
मेरे दोस्तों प्रश्न को हमेशा जीरो से समझे और आसानी से समझे। अब यहाँ पूछ रहा है कि एक्स मोल दहन हो गया, एक्स मोल के दहन होने से कितनी ग्राम मिल रही है अपन को CO2 11 ग्राम। यानी कि मेरे दोस्तों ये ग्राम जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, CO2 का 11 ग्राम मिल रहा है। अब मैं सोचूं कि CO2 के 11 ग्राम को मैं CO2 के मोल में कन्वर्ट कर दूं क्या, तो कर दो दोस्तों। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है भाई साहब, ग्रामों में मात्रा कितनी दी हुई है, 11 ग्राम। CO2 का परमाणु भार कितना होता है मेरे दोस्तों, अरे 44 होता है ना भाई। तो यहाँ पर कितने मोल मिले, 1/4, यानी कि कितना मोल मिला, 1/4 को कैसे बोल देंगे अपन, 0.25 मोल, बिल्कुल 0.25 मोल। तो मेरे दोस्तों एक मात्रा है मेथेन की जो कंज्यूम होकर कितना मोल बना रही है, 0.25 मोल। किसका बना रही है, CO2 का बना रही है। यानी कि मेरे दोस्तों कि 100 में से, अगर 100 में से मान लो 10 ग्राम यहाँ पर दहन हो जाता है और 10 ग्राम दहन हो जाता है, उतना ही तो इधर नया बनेगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर 0.25 मोल, जब यहाँ पर 0.25 मोल साथियों मेरे दोस्तों यहाँ पर दहन हुआ तो कितना बना, 0.25, यानी कि समान रेशो में यहाँ पर बनता है। तो साथियों अपन देखें कि 0.25 एक्स मोल, तो एक्स का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों, 0.25 आ गया। कितना आ गया, 0.25। अब साथियों इस प्रश्न में आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है, वो है मेरे दोस्तों कि मेथेन के 0.25 मोल अगर प्राप्त हो रहे हैं तो यहाँ पर मेथेन कितने ग्राम कंज्यूम हुई, यानी कि मेथेन के ये तो मोल की मात्रा है, लेकिन ग्राम की मात्रा उसने पूछ ली तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर 0.25 इस साइड में लिखा रहेगा, तो गिवन मात्रा अपन को याद करनी है। और यहाँ पर मेथेन का जो परमाणु भार है वो है 16, तो यहाँ पर 1/4 इसको मैं लिख सकता हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 4 ऊपर चला जाएगा तो ग्रामों में मात्रा कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 4 ग्राम। यानी कि 4 ग्राम, इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 4 ग्राम मेथेन के दहन से कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जा सकती है, 11 ग्राम। या फिर बात करी जाए साथियों 0.25 मोल के दहन से, 0.25 मोल के दहन से कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जा सकती है, 11 ग्राम। और मोल में बात करें तो 0.25 मोल। तो ये था 33वें नंबर का प्रश्न, जो कि हमने बड़े आसानी से समझा। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है मेरे, आदर्श गैस का परमाणु भार किस समीकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें देख लो, आदर्श गैस की जब परमाणु भार अपन ज्ञात करते हैं और उसमें साथियों डेंसिटी जब यहाँ पर दी हुई ये होती है, तो उसमें साथियों वॉल्यूम नहीं आता इस समीकरण में। तो यहाँ पर इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, m बराबर DRT/P। तो m बराबर DRT/P जो है साथियों उसका मेरे दोस्तों सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो 34वें का सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4। अब बात करें साथियों यहाँ पर 35वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 35वां प्रश्न है, टी शेप वाला अणु आयन है, यानी कि टी शेप साथियों मेरे दोस्तों किसकी है, तो NH3 की क्या टी शेप होती है क्या। अरे दोस्तों NH3 तो सबसे जाना पहचाना है, इसकी कौन सा संकरण मिलता है, sp3 मिलता है। कौन सा होता है, पिरामिडी होता है। अरे भाई अगला BF3 भी sp2 मिलेगा। sp3 की आकृति कौन सी होती है, टी शेप होती है। अरे भाई नहीं होती, तो कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। H3O+ भी सेम मेरे अमोनिया के जैसा ही है। तो ClF3 एक ही बचता है। तो इसकी सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा आंसर नंबर 4। और इसमें कौन सा संकरण मिलता है, sp3d। कैसे मिलेगा, देख लेते हैं एक बार। क्लोरीन कितने फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, 3 से। तो 3 इधर मैं जोड़ देता हूँ, जोड़ दो भाई। अब अगला इसको समझ लेना भाई, थोड़ा नीचे आ गया स्क्रीन पे। और इसके पास कितने लोन पेयर बच रहे हैं, 2 लोन पेयर, क्योंकि इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, अरे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो कितना, तो ये क्या, तो कौन सी शेप हो गई मेरे दोस्तों, ये टी शेप। तो टी शेप कौन सा, sp3d। तो sp3d में कौन सी शेप बनी इसके मेरे दोस्तों, इसके पास टी शेप। तो सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, क्लोरीन। हाँ तो दोस्तों इस सीरीज के अगला जो प्रश्न है साथियों, PYQ सीरीज का आज का जो अगला प्रश्न है वो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 30 ये क्या कह रहा है देख, तो इसको पढ़ते हैं दोस्तों। यदि AgNO3 का आधिक्य एक ऐसे विलयन में मिलाया जाए जिसमें COCl3, इसको अच्छे से देख लेना मेरे दोस्तों, COCl3 डॉट 4NH3 का कितना मोल मेरे दोस्तों, 1 मोल उपस्थित हो, तो AgCl के अपेक्षित मोल, अवक्षेपित मोल कितने होंगे। तो मेरे दोस्तों पहले तो ये देखना है कि अपना AgCl है, इसमें अवक्षेपण की क्या शर्त है। तो यहाँ पर दोस्तों जो समायनिक थ्योरी है उससे ये क्वेश्चन रिलेटेड है उस टॉपिक से। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों AgCl में देखा जाए तो Ag प्लस और Cl माइनस का रहता है। तो यहाँ पर इनमें 2 आयन यहाँ पर मिलते हैं, Ag प्लस धनायन, एक धनायन और एक ऋणायन। उसी प्रकार अपन देखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको अगर सही तरीके से लिखा जाए, सही तरीके से सूक्ष्म दृष्टि से, यानी कि तीसरे नेत्र से जब देखा जाए, तो मुझे ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। CO को ले लेते हैं साहब,
NH3 को दिखा तो कितने NH3 हैं, 4 हैं। Cl2 2 हैं और एक Cl2 जो है मेरे दोस्तों वो कहाँ मिलेगा, एक Cl वो कहाँ मिलेगा, कोष्टक के बाहर। तो कहाँ मिलेगा मेरे दोस्तों, वो कोष्टक के बाहर। तो इसका सही कैसे लिखेंगे मेरे दोस्तों, एक बार आप जैसे ही इसको सही लिखोगे, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार पहले भी ऐसा प्रश्न साथियों पूछा गया है। तो NH3 यहाँ पर 4 और इधर Cl2 और बाहर मेरे दोस्तों इसके पीछे इसके कोष्टक के बाहर क्या रहेगा, Cl। तो मेरे दोस्तों इसको एक बार ऐसे लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन से एक AgCl का एक अणु यहाँ पर अवक्षेपित हो जाएगा। तो कितना मोल यहाँ पर अवक्षेपित होगा मेरे दोस्तों, 1 मोल। यानी कि जब एक आयन जब कोष्टक से बाहर होता है तो 1 मोल ही अवक्षेपित होता है। जब यहाँ पर 2 Cl अगर बाहर होते हैं तो कितने मोल होते हैं साथियों, 2 होता है। तो इसी प्रकार ये इन प्रश्नों को सामान्य बेसिक ट्रिक से यहाँ पर ये जो ट्रिक है साथियों, ये ट्रिक से सोल्व किया जाता है, क्योंकि समय को देखते हुए ट्रिक यहाँ पर अप्लाई की मैंने। तो ऐसी ट्रिक्स यहाँ पर साथियों सोल्व करने में आपको हेल्प करती है, इसको अच्छे से ध्यान से देखना। अगला जो प्रश्न है मेरे दोस्तों 37 वो है, दो यहाँ पर इन्होंने आयन, दो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स अपने लिए दिए हुए हैं, उनमें पूछ रहा है कि कौन सी प्रकार की समवेता दोनों प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं CONH3 का होल 5 और यहाँ पर SO4 और कोष्टक के बाहर क्या है, ब्रोमीन, और इधर कोष्टक के बाहर क्या है मेरे दोस्तों, सल्फेट SO4। और इसमें क्या कर दिया, आयन, इस आयन को साथियों जो बाहर वाला आयन है उसको कहाँ ले गया, अंदर, और अंदर वाले आयन को कहाँ ले गया, बाहर। यानी कि कौन सी समवेता यहाँ पर नजर आ रही है, आयनन समवेता। क्या बंधनी समवेता है, नहीं मेरे दोस्तों। क्या प्रकाशिक समवेता होगी, क्या ऑक्सीजन समवेता, नहीं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर आयनों के बीच में समवेता मिल रही है। अगला जो प्रश्न है साथियों मेरे दोस्तों वो है स्प्लिटिंग ऑर्डर का। तो यहाँ पर क्रिस्टल इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर पूछ रहा है मेरे दोस्तों। इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका पूछ रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ जो है मेरे दोस्तों यहाँ पर 4 यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, अमोनिया, CN-NO2 और OH-। तो साथियों इसके बीच में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्षमता का क्रम क्या होगा। तो साथियों अगर आपने ये विपाटन क्षमता का क्रम अगर आपने याद किया हुआ है तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं, अमोनिया का जो क्रम है वो OH- से ज़्यादा होता है। तो अमोनिया का क्रम हमेशा NH- से ज़्यादा होता है, OH- से ज़्यादा होता है। तो ये यहाँ पर सही बैठ रहा है। साइनाइड का यहाँ पर सर्वाधिक होता है, तो साइनाइड यहाँ पर सर्वाधिक कितने ऑप्शन में है साथियों, 2 ही ऑप्शन में है। तो मेरे दोस्तों इन दोनों में से एक होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसने OH- का यहाँ पर ज़्यादा दे रखा है जबकि अमोनिया का कम दे रखा है। तो मेरे दोस्त का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर नंबर 3 हो जाएगा। इसकी एक सीरीज साथ ही यहाँ पर दी जाती है, वो सीरीज को आप जरूर याद करें। मैं उस सीरीज का फोटो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक बार उसको जरूर देख लें या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मेरे दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पे सबसे कम साथियों जो कि विपाटन क्षमता होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, वो होती है सबसे पहले साथियों हेलोजनों की। तो I-, Br-, S2-, SCN-, क्लोरीन, Cl-, N3-, F-, फिर उसके बाद साथियों मेरे दोस्तों यूरिया आता है, फिर OH- आता है, OX की इससे ज़्यादा होती है, O2- की उससे कम होती है। फिर उसके बाद दोस्तों H2O की यहाँ पर ज़्यादा होती है। अगर साथियों अगर ऑप्शन में H2O दिया होता तो H2O की OH- से भी ज़्यादा होती। अब साथियों बात करें NCS और pyridine NH3 की ज़्यादा होती है साथियों, फिर BPY फिनॉल, फिर NO2- सर्वाधिक मेरे दोस्तों यहाँ पर फिर बेंजीन, फिर साइनाइड, और सर्वाधिक किसकी होती है, CO की। तो यहाँ पर साइनाइड आयन और CO जो कि मेरे दोस्तों ये जो सीरीज में जो होते हैं वो सर्वोच्च टॉप पर होते हैं। यानी कि इनकी जो क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र में जो विपाटन जो क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। तो साथियों ये जो सीरीज है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको अपन आप याद कर लेना। तो साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है मेरे दोस्तों वो है यहाँ पर प्रथम आयनन ऊर्जा का नहीं है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर पूछ रहा है, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन। हमेशा आप जब भी पढ़ें तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पर देखते हैं बाएं से लेफ्ट से राइट की ओर जब अपन पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी मेरे दोस्तों प्रथम आयनन ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद है जो देखते हैं अपन। जैसे अपन जब देखें तो मैं जब यहाँ पर गया मेरे दोस्तों, यहाँ पर कार्बन एक इन्होंने दिया, कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन 4 के मध्य अपन को आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो चारों के बीच में जो संबंध है मेरे दोस्तों वो अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊं L से जब अपन R की ओर बढ़ेंगे तो मेरे दोस्तों लास्ट में क्या आ रहा है मेरा F। तो F की क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, सर्वाधिक हो जाएगी। उसके बाद अपन देखें तो साथियों मेरे दोस्तों यहाँ पर एक इफेक्ट यहाँ पर काम करता है, वो है मेरे दोस्तों यहाँ पर O और F के बीच में एक मिनट मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर F की सर्वाधिक हो जाएगी और O N के बीच में क्या होगा मेरे दोस्तों, N की यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा हो जाएगी, अरे भाई साहब अर्धपूरित जो कक्षक होते हैं उनकी यहाँ पर प्रथम आयनन ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होती है। ऑक्सीजन की उससे कम हो जाएगी, फिर कार्बन की सबसे कम हो जाएगी। तो साथियों ये जो ऑर्डर है वो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये ऑर्डर मेरे को साथियों मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद नाइट्रोजन की, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर यहाँ पर कार्बन की। तो आपको पता लग गया होगा कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ये वेरिएशन क्यों देखने को मिला। तो यहाँ पर आपने कह देंगे कि अर्धपूरी जो कक्षक होते हैं साथियों तो उसकी आयनन
प्रथम एंथैल्पी जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो क्या ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न साथियों मेरे दोस्तों वो है कि निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइडों का युग्म, द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। तो मेरे दोस्तों पी ब्लॉक के जो यहाँ पर मेटल्स होते हैं, पी ब्लॉक की जो धातु होती है साथियों, उनसे बनने वाले जो यहाँ पर मेरे दोस्तों जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, उभयधर्मी प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। तो सबसे पहले पी ब्लॉक का देख लेते हैं, पी ब्लॉक में कौन मिल रहा है। तो ये पी ब्लॉक की धातु है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसमें पी ब्लॉक की जो धातु है वो मेरे हिसाब से साथियों ऑप्शन नंबर 4 पे मिलेगी, एल्यूमिनियम और ऑस्मियम। तो यहाँ पर Al2O3 और As2O3 का जो साथियों ऑक्साइड है, इनसे बनने वाले जो ऑक्साइड है साथियों वो उभयधर्मी प्रकार के होते हैं। तो साथियों आज का ये था अंतिम प्रश्न। इसी प्रकार इस सीरीज में आप बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ इस शेयर को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक दोस्तों को आप इस चैनल से जोड़ें। तो दोस्तों ये था आज का अपना वीडियो जो कि इस प्रकार रहा। इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।